नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्रिक वीटो में। और वीटो ऐप पर आप क्रिक वीटो देखते ही रहते हैं और बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं, क्योंकि यहां पर क्रिकेट के ऐसे मुद्दों पर बात होती है जो आपके भी बेहद करीब है और हम सब के बेहद करीब है। यानी कि क्रिकेट फैंस के लिए एंटरटेनमेंट और क्रिकेटिंग लॉजिक के साथ पूरा यहां पर एक तरीके से एनालिसिस आपको मिल जाता है। और इस वक्त मौसम जो है वो आईपीएल नुमा हुआ है, क्योंकि हमने देखा मिनी ऑक्शन में बड़े सितारों पर बड़ी बोली लगती हुई दिखाई दी और उसके बाद यहां पर टीम्स जो हैं वो अब सेटल्ड नजर आ रही हैं। किस टीम ने कितना पैसा खर्च किया, कौन सी टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, कौन सी टीम ने पैसा तो खर्च किया बट स्टिल ये जो टीम है वो कमजोर नजर आ रही है। तो पूरा एनालिसिस करेंगे यहां पर इस मिनी आईपीएल ऑक्शन का और इसके बाद फिर एक एक करके टीम्स पर भी जाएंगे। और सबसे बड़ा जो इस वक्त टॉपिक रहा इस पूरे मिनी ऑक्शन में वो था कैमरन ग्रीन का, क्योंकि सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी आईपीएल इतिहास के वो बन गए और 25.20 करोड़ रुपए में उन्हें खरीदा गया। और केकेआर की टीम से कैमरन ग्रीन खेलते हुए नजर आएंगे। और हमेशा की तरह क्रिक वीटो में आपके देखते हैं आप समीप राजगुरु हमारे साथ मौजूद है और चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। और क्रिकेट की स्माइल तो होगी जब चिराग के साथ रहोगे, तो वो जब चिराग ही साथ में हो तो स्माइल कैसे नहीं होगी। चिराग है भाई, चिराग जब हमारे साथ है, हमारे क्रिक वीटो का चिराग है और जब चिराग होता है तो सब कुछ स्माइली स्माइली और क्रिकेट क्रिकेट होता है। लेकिन आपने मिनी ऑक्शन की बात की, मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट ऑक्शन था ये। और मेगा ऑक्शन के बाद तो हर चीज बदल जाती है, लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि मिनी ऑक्शन के बाद हर चीज ज्यादा मजबूत और पुख्ता हो जाती है। टीम के जो भी वीकनेसेस होती है वो खत्म हो जाती है या ऑलमोस्ट आप खत्म कर देते हो। तो मुझे लगता है कि मिनी ऑक्शन चिराग बड़ा मजेदार होता है, क्योंकि मिनी ऑक्शन के बाद ना क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, एक तो आप मेगा ऑक्शन के बाद एक सीजन खेल चुके हो और उसके बाद आप मिनी ऑक्शन होती है मेगा सीजन के बाद, जब एक सीजन आप खेल चुके हो आपको पता है मुझे कहां मुझे जो है चीजें टाइट करनी है, ठीक करनी है, और उसके बाद मिनी ऑक्शन में आकर आप वो ठीक करते हो। तो ये मिनी ऑक्शन के बाद आपको टीम्स और बेहतर और वेल जेल्ड आपको टीम ज्यादा जबरदस्त नजर आती है। तो ये मिनी ऑक्शन के लिहाज से मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिक वीटो में हम जल्दी जल्दी आपको बताने जा रहे हैं। ज्यादा टाइम हम लेंगे नहीं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि ज्यादा ज्ञान नहीं, यहां पर ज्यादा जो है टीम्स के बारे में बताया जाए और कौन सी पहली 11 क्या दिख रही है, कौन सी टीम की ताकत क्या दिख रही है, कमजोरी क्या दिख रही है, वो आप ज्यादा खुद ही आप अंदाजा लगाना। हम आपको फर्स्ट 11 बड़ी मेहनत लगी है, चिराग ने करीब 6 घंटे काम किया और मैंने 6 मिनट, और तो ये 11 निकाल कर आपके सामने लाए हैं और इन हर 11 को देखकर आप खुद अंदाजा लगाना। उसके बाद हम आगे एनालिसिस इसमें होगा अगले शो में, क्योंकि इस समय मिनी ऑक्शन के बाद फर्स्ट 11 क्या नजर आ रही है, स्क्वाड और फर्स्ट 11 क्या नजर आ रही है, उस पर हमारी नजर है, वो हम आपको फटाफट बताएंगे। और कमजोरी और ताकत के बारे में थोड़ा थोड़ा टच करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ज्यादा टाइम यहां पर वेस्ट करें। आप देखें और आपको पता चल जाए कि आपकी फर्स्ट 11 इस आईपीएल में हर फ्रेंचाइज की क्या होने वाली है। शुरुआत किससे कर रहे हैं, कौन सी टीम है, क्या स्क्वाड है, चिराग से शुरुआत करेंगे, क्योंकि पूरा रिसर्च यहाँ पर बहुत मेहनत यहाँ पर चिराग ने की है, पूरी रात भर यहाँ पर पूरा डेटा स्टैट्स निकाल कर मेहनत कर यहाँ पर पहुंचे। तो शुरुआत चिराग से की जाए। चिराग, कौन सी टीम के साथ शुरू कर रहे हैं? मैं तो आपने कहा ना C4 चिराग, C4 सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स से ही शुरुआत करते हैं। लेकिन C4 चिराग, लेकिन C4 विराट नहीं होता है, ये विराट के फैन है। मैं सोच रहा था शायद आरसीबी से शुरू करोगे, लेकिन ऐसा आपने किया नहीं, डिफेंडिंग चैंपियन से आपने चिराग मैंने उस टीम से शुरुआत की। माही के साथ शुरुआत इसलिए की क्योंकि या तो आप केकेआर से शुरुआत कर सकते हैं सीएसके से, क्योंकि दोनों टीमों के पास सबसे बड़ा पर्स था यहाँ पर। केकेआर ने तो बाजी मारी है, मिनी ऑक्शन का हीरो केकेआर रहा है। बिल्कुल। और सीएसके की बात इसलिए पहले कर रहे हैं क्योंकि 5 बार की चैंपियन टीम है और हर कोई इसके बारे में बात भी करना चाहता है। तो यहाँ पर सीएसके के स्क्वाड पर अगर आप नजर डालेंगे तो सबसे बड़े जो चेंजेस वहां पर हुए थे, संजू सैमसन सीएसके में आए थे, राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड किया था। इसके अलावा बल्लेबाजी में आप देखेंगे तो सरफराज खान को इन्होंने लास्ट में जाते जाते खरीदा है। इसके अलावा 2 ऐसे अनकैप्ड प्लेयर्स पर इन्होंने बोली लगाई है जिनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। 30 लाख रुपए से उठाकर इन्हें 14 करोड़ 20 लाख रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा। एक का नाम प्रशांत वीर है जो कि लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर है आपके लिए, और दूसरे का नाम है कार्तिक शर्मा जो कि पावर हिटर है। तो यहां पर 2 नाम स्क्वाड में ऐसे अनकैप्ड प्लेयर जो इतिहास रच गए और सबसे महंगे इंडियन अनकैप्ड प्लेयर वो बने हैं यहां पर। इसके अलावा अकील हुसैन पर दाव खेला था और राहुल चाहर को भी बतौर स्पिनर चेन्नई की टीम ने अपनी टीम के साथ जोड़ा है। इसके अलावा ज्यादा कुछ बदलाव आपको वहां पर नजर नहीं आएगा कि अगर हम जहां पेस बैटरी की बात करें, तेज गेंदबाजी की बात करें, वहां आपको ज्यादा बदलाव नजर नहीं आएगा। स्क्वाड में ये चेंजेस हुए हैं। मैं चाहता यही हूं
कि आप हमारे व्यूअर्स को क्रिक वीटो में सबसे पहले जो है ना, मतलब सीनियर बनने का फायदा होता है। मैं चाहता हूं कि आप जो है फर्स्ट 11 जो आपने मेहनत की ना, स्क्वाड बनाया, उसके बाद स्क्वाड पे हम जाए, फटाफट जो है हम आपको स्क्वाड बताते हैं कि क्या स्क्वाड दिख रही है, पहली 11 क्या दिख रही है, प्लेइंग 11 क्या दिख रही है हर क्लब की, हर फ्रेंचाइज की, आईपीएल के मिनी ऑक्शन के बाद। उसके बाद हम स्क्वाड पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। सीएसके की स्क्वाड क्या बनाई है सीएसके की आपने? सीएसके की अगर बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 की यहां पर बात करें तो संजू सैमसन इंक्लूड हुए हैं। संजू सैमसन से टीम ओपनिंग करा सकती है, हो सकता है कि नंबर 3 पर भी खिला ले, पर वो इंडिया के लिए भी ओपन करते थे, राजस्थान के लिए भी ओपन करते थे, तो इनके पास विकल्प है महात्रे, ऋतुराज, संजू सैमसन जी। लेकिन पिछले सीजन ऋतुराज और महात्रे थे जी, राइट। तो यहां पर ये टॉप 3 फिक्स रहेंगे। इसके अलावा नंबर 4 पर शिवम दुबे या डेवॉल्ट ब्रेविस, 4 और 5 पर परिवर्तन हो सकता है। और अब 14.20 करोड़ रुपए लगाए, 14 करोड़ 20 लाख, 14 करोड़ 20 लाख, माय गुडनेस। तो दोनों ही अनकैप्ड इंडियंस को मैंने यहां पर प्लेइंग 11 में डाल दिया। भैया इतना पैसा लगाया है, ऑब्वियसली आप खिलाना चाहोगे, तो कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर। MS धोनी को सर के खास रिक्वेस्ट पे मैंने नंबर 8 पर रखा है। मैं 7 पर रख रहा था, बट सर ने कहा कि 8 पर रखो, तो 8 पर रखा है। 9 पे भी रख सकते थे, 9 पर भी रख सकते हैं, क्योंकि नेथन एलिस भी बल्लेबाजी कर सकते हैं ठीक ठाक। तो धोनी के बाद नेथन एलिस हैं, और उसके अलावा मैट हेनरी या अकील हुसैन, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, वो आप परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा नूर अहमद है इस टीम में, और खलील अहमद, उनको आप इंपैक्ट प्लेयर के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ही रहने वाले हैं, यानी कि 4 नए प्लेयर्स आपको नजर आएंगे। संजू सैमसन, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर और अकील हुसैन यहां पर चौथे नए, यहां पर जो परिवर्तन हुआ है टीम में वो हो सकते हैं। चलिए फटाफट इसमें मैं अपना टेक दे देता हूं कि जो मुझे टीम नजर आ रही है, 18 सीजन आईपीएल कवर करने का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा यहां पर यूज कर लूं। मुझे टीम ज्यादा मजबूत नजर नहीं आ रही है, और मुझे टॉप 4 के दावेदार ये जरूर लग रहे हैं, लेकिन चैंपियन के दावेदार नहीं लग रहे हैं। आप अगर प्लेइंग 11 देखें, संजू सैमसन, आयुष महात्रे, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, 2 इनएक्सपीरियंस, अगर ये दोनों खेलते हैं तो ये टीम को कमजोरी कहीं ना कहीं जो होगी, ये कमजोरी टीम की हो सकती है। फर्स्ट सीजन एंड यंगस्टर्स और टेम्परामेंट की बहुत डिमांड होती है, तो इनको आप कैसे रोटेट करेंगे वो टीम की दावेदारी पर बहुत ज्यादा मायने रखेगी। MS धोनी, नेथन एलिस, अकील हुसैन मुझे लगता है कि खेल सकते हैं, और मैट हेनरी भी है, नूर अहमद, खलील अहमद। फास्ट बॉलिंग नॉट ग्रेट है ना, स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि इन्होंने अपने परिस्थितियों के मुताबिक, होम कंडीशंस के मुताबिक ये टीम बनती हुई नजर आया है। ज्यादा अभी इन्फो और ज्यादा इसमें मैं एनालिसिस में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ओवरऑल टॉप 4 पॉसिबल, लेकिन चैंपियन बनती हुई नजर नहीं आ रही। मुझे टॉप 4 भी पॉसिबल नहीं नजर आ रहा, क्योंकि जब आप बाकी टीमों पर जाएंगे वो टीमें और ज्यादा मजबूत नजर आती है। चलिए, एक 5 बार की चैंपियन टीम पर हमने बात कर ली है, दूसरी 5 बार की चैंपियन टीम पर चलते हैं। मुंबई इंडियंस 2.5 करोड़ रुपए के आसपास का पर्स लेके मिनी ऑक्शन में उतरे थे, ज्यादा कुछ था नहीं करने के लिए। 1 करोड़ रुपए के बेस प्राइस में क्विंटन डिकॉक को खरीदा। एकमात्र परिवर्तन मुझे वही लग रहा है इस टीम में हो सकता है, जो हम कल भी बात कर रहे थे। अच्छा बाय था, और बहुत किफायती दाम में क्विंटन डिकॉक मिल गए, और जिस तरीके के फॉर्म में है वो रायन रिकल्टन को रिप्लेस कर सकते हैं, विकेट कीपर टू विकेट कीपर, साउथ अफ्रीकन टू साउथ अफ्रीकन। ओपनिंग स्लॉट में सिर्फ एक बदलाव जो पिछली बार की प्लेइंग 11 थी यहां पर नजर आ सकता है, तो रोहित शर्मा के साथ क्विंटन डिकॉक यहां पर जगह हासिल कर रहे हैं ओपनिंग स्लॉट में। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव हैं, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या इस टीम के कप्तान है, उसके अलावा नमन धीर, मिचेल सेंटनर, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, मयंक मार्कंडे, अल्लाह गजनफर और ट्रेंट बोल्ट बतौर इंपैक्ट प्लेयर यहां पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ा बाय यही था, और इसके अलावा कुछ खास मुंबई इंडियंस ने शॉपिंग की नहीं है इस ऑक्शन में, तो ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है पहले से और अब से। मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा कमजोर या स्ट्रांग नहीं हुई है टीम, मेरा ऐसा मानना है। इस टीम को अगर आप देखें तो मुंबई इंडियंस की फर्स्ट 11 आपको चिराग ने बता दी है। रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सैंटनर, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, मयंक मार्कंडे, अल्लाह गजनफर और ट्रेंट बोल्ट। टीम में बहुत दम है, भयंकर, मतलब जबरदस्त दम दिख रहा है। बाहर बैठे हुए खिलाड़ी अगर आप देखेंगे, अगर ये रोटेट भी करते हैं, बेंच इनकी बहुत स्ट्रांग है, डोमेस्टिक टैलेंट इनके पास बहुत है। शार्दुल ठाकुर जैसा खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ है, बिल्कुल है ना, शार्दुल ठाकुर बाहर बैठा हुआ है, कॉबिन बॉश बाहर बैठा हुआ है, शानदार प्लेयर, हमने देखा है क्या कर सकता है वो इस साउथ अफ्रीका टूर में इंडिया के खिलाफ। शाफन रदरफोर्ड, मतलब मिचेल सैंटनर टीम में, नमन धीर, राज बावा जैसे एक और होम अपना डोमेस्टिक टैलेंट, तो ये टीम बहुत जबरदस्त है। मुझे लग रहा है कि ये टीम नॉट टॉप 4 बल्कि चैंपियनशिप की दावेदार टीम। एग्जैक्टली, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मुंबई इंडियंस टॉप 4 तो पक्का लग रहा है। और मेरा जो फर्स्ट पॉइंट था वो मेरे लास्ट में आ गया, लेकिन चलो अंत में भी हैमर जो है बहुत तगड़ा लगना चाहिए थोड़ा। रोहित शर्मा 3.0 मैं कहूंगा, 2.0 तो बहुत पहले देख लिया है ना, जो 3.0 है रोहित शर्मा,
वो बहुत इंपैक्ट ला सकता है। एक फिट, एक रिफ्रेश्ड, एक हंग्री, बिल्कुल है ना, एक फुल इंटेंसिटी के साथ, मतलब एक अलग लेवल का रोहित शर्मा जो दिख रहा है, जो 2007, 8, 9 में दिखता था, वो रोहित शर्मा 3.0 जो दिख रहा है, वो इनको मुझे लग रहा है चैंपियन बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। बिल्कुल। तो चलिए, मुंबई इंडियंस की बात भी यहां पर हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहां पर डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल सी फॉर विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की यहां पर बात करेंगे। और आरसीबी की टीम के पास भी यहां पर ज्यादा पर्स तो नहीं था, बट स्टिल उनको जो चाहिए था वो इस ऑक्शन में उनको मिला है। वेंकटेश अय्यर, जो कि सबसे बड़ा नाम उनको चाहिए था, नंबर 3 पर बल्लेबाजी चाहिए थी, गेंदबाजी में एक ऐसा इंडियन ऑलराउंडर चाहिए था जो तेज गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी भी कर सकता हो। तो यहां पर वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने खरीदा है। इसके अलावा कुछ ज्यादा शॉपिंग आरसीबी की टीम ने भी नहीं की है। कुछ बायज यहां पर आपको नजर आएंगे, चाहे वो जैकब डफे हो, उनको यहां पर खरीदा है, और बाकी कुछ होम टैलेंट जैसे कि विकी ओसवाल हो गए या विहान मल्होत्रा हो गए, इस तरीके से उन्होंने दांव खेला है। और मुंबई की तरह इनकी प्लेइंग 11 में भी एक बदलाव मुझे यहां पर नजर आ रहा है। पहले नंबर 3 पर देवदत्त पडिक्कल खेलते थे, वो स्क्वाड में जरूर आपको नजर आएंगे, बट हो सकता है प्लेइंग 11 में नजर ना आए। तो विराट कोहली और फिल सॉल्ट ओपन करेंगे यहां पर। नंबर 3 पर वेंकटेश अय्यर की सीधे एंट्री होती हुई नजर आ रही है। रजत पाटीदार कप्तान, इसके अलावा जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जॉश हेजलवुड और यश दयाल इंपैक्ट प्लेयर यहां पर खेल सकते हैं। तो इस तरीके की हो सकती है बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 आरसीबी की। लवली, आपने बहुत बढ़िया प्लेइंग 11 निकाली और डेफिनेटली डिफेंडिंग चैंपियन है, और मुझे लग रहा है कि ये डिफेंड कर सकती है, टीम ऐसी है, ये अपना टाइटल डिफेंड कर सकती है। आपको ऐसा लगेगा देखने से कि ये टीम में कोई इतने बड़े नाम नहीं है विराट कोहली के अलावा, लेकिन फिल सॉल्ट इंपैक्ट प्लेयर है। वेंकटेश अय्यर को ये लेके आए। वेंकटेश अय्यर अगर अपना इंपैक्ट दिखा सके, उनको अगर टॉप 3-4 में खिलाएं, नीचे ज्यादा ना खिलाएं, क्योंकि ऊपर का प्लेयर है और उसको ऊपर अगर अच्छे से यूज कर सके, कहने का मतलब अगर वेंकटेश अय्यर को अगर आरसीबी ने ठीक से इस्तेमाल किया, वेंकटेश अय्यर से उसका बेस्ट निकाल पाए, तो आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि इनकी टीम बहुत सॉलिड टीम है, पहली 11 इनकी बहुत अच्छी है। आप बेंच की तरफ हमेशा नजर डालो कि बेंच कैसी है। बेंच में जैसा कि चिराग ने कहा, देवदत्त पडिक्कल बाहर बैठ रहे हैं, बिल्कुल। तो इट टेल्स यू अ स्टोरी कि इस टीम के पास बेंच स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, किसी दिन अगर टिम डेविड नहीं होते, रोमारियो शेफर्ड नहीं होते, अगर रजत पाटीदार नहीं खेलते, वेंकटेश अय्यर नहीं खेलते, तो उनके पास एक बहुत काबिल बैट्समैन बाहर बैठा हुआ है, जिसका नाम है देवदत्त पडिक्कल, जो बाहर बैठने के सूरत में क्या होगा, बड़ा गुस्सा होगा, बड़ा नाराज होगा, बड़ा निराश होगा, और इंतजार कर रहा होगा अपने बारी की। Exactly. जब बारी मिलेगी, जब मौका मिलेगा, अपना मौका मिलते ही भुनाने की कोशिश करेगा। तो एक खतरनाक, एक ना घायल शेर की तरह, टाइगर की तरह वो आएगा और वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। और जॉश हेजलवुड अगर पूरा सीजन खेलते हैं और वो जो रिदम जो पिछले सीजन देखा था, वो अगर जॉश हेजलवुड का दिख गया, तो ये टीम डेफिनेटली चैंपियनशिप की दावेदार है डिफेंड करने के लिए। गुड टीम ओवरऑल। और ओवरऑल उनके बाहर अगर आप देखेंगे, फास्ट बॉलर ज्यादा बाहर नहीं बैठे हुए अच्छे इतने खास, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत है, और कृणाल जैसा एक फाइटर भी इनके पास है। तो ओवरऑल मुझे लगता है अगर अपने लेवल पे खेले, अपने जैसा खेल सकता है, तो ये टाइटल डिफेंड करने लायक टीम है। एग्जैक्टली। थोड़ी सी समस्या है तेज गेंदबाजी में, जैसा आपने वहां पर मार्क कर ही दिया उस चीज को कि बेंच पे वहां पर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, बट नुवान तुषारा का ऑप्शन जरूर भी थोड़े बूढ़े फास्ट बॉलर्स हैं। भुवनेश्वर की बात करें, जॉश हेजलवुड वो भी इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, इंजरीज हैं इनमें, हाँ, ये सारे इनके ना थोड़े से। और भुवनेश्वर का प्रॉब्लम ये है भुवी के साथ कि बहुत लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर है, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस हम जानते हैं कि आते ही उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके टप्पे पे बॉल डालेंगे, इंपैक्ट डालने में कामयाब होते हैं। और कोई इंपैक्ट बैट्समैन होता है ना, जैसे आप देखोगे, जैसे सूर्यवंशी है अपना, वैभव सूर्यवंशी, हाँ, 14 साल का वंडर है ना, 18 साल में 14 साल का है वो। मैं हमेशा से मजाक करता हूँ, मैं उसका एज जो है और एक बार फिर टेस्ट कराना चाहता हूँ उसका। तो अब देखो, उसने सबको पीटा, लेकिन भुवनेश्वर ने आके उसको पकड़ लिया, कहाँ पकड़ना है। तो भुवनेश्वर के पास वो आर्ट है, वो कला है, एक्सपीरियंस की वजह से वो जानता है इस बल्लेबाज ये बहुत मार रहा है, इसको कहाँ बॉलिंग करनी है। किसी दिन वो पिटता है अगर किसी बैट्समैन को रीड नहीं करके आया, लेकिन जिस बैट्समैन को भुवनेश्वर कुमार ने देख लिया ना, उसको वो रोक लेता है। एग्जैक्टली। चलिए, आरसीबी की बात हमने यहां पर कर ली है, अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की, जो कि 64 करोड़ रुपए से ज्यादा का पर्स लेकर ऑक्शन में उतरी थी। ये तो टीम में बात करने लायक है। और इन्होंने ही कैमरन ग्रीन को भी खरीदा है, सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी आईपीएल इतिहास के बने, 25 करोड़ 20 लाख। 18 करोड़ का
पाथिराना एग्जैक्टली। तो दो बड़े बायज इन्होंने किए और ये फायदा होता है जब आप ऑक्शन में इतना बड़ा पर्स लेकर जाते हैं, आप सबसे भिड़ जाते हैं और सबसे भिड़े लड़े, और दो बड़े खिलाड़ी इन्होंने अपने स्क्वाड में यहां पर शामिल किए हैं। और कैमरन ग्रीन पहला नाम था और मथीशा पथिराना दूसरा। सबसे पहले प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, बेस्ट पॉसिबल 11, उसकी बात करें तो ओपनिंग स्लॉट की इनको तलाश थी क्योंकि क्विंटन डिकॉक को भी जाने दिया था, इसके अलावा इन्होंने गुरबाज को जाने दिया था, तो यहां पर ओपनिंग चाहिए थी इनको। तो टिम साइफर्ट और फिन एलन इन्होंने दोनों को लिया। दोनों विकेट कीपर्स हैं, दोनों ओपनिंग के दावेदार हैं, दोनों में से कोई एक खेलेगा और दोनों ही इस टीम में नए आपको नजर आएंगे। अजिंक्य रहाणे के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे नंबर 3 पर अंकुरिश रघुवंशी, उसके बाद कैमरन ग्रीन आएंगे नंबर 4 पर। राहुल त्रिपाठी को भी इन्होंने खरीदा है, जो कि थोड़ा सा शॉकिंग जरूर था मेरे लिए, लेकिन उसके अलावा पुराने प्लेयर्स यहां पर आ जाते हैं, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नारायण, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, इसके अलावा मथीशा पथिराना इनके पास हैं, और वरुण चक्रवर्ती बतौर इंपैक्ट प्लेयर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। ये नजर आ रही है बेस्ट पॉसिबल 11 कोलकाता नाइट राइडर्स की। सबसे पहले तो जो स्लैश लगा हुआ है उस पर से पर्दा हटा दीजिए कि टिम साइफर्ट या फिर फिन एलन, पहले किसे चांस मिलेगा? फिन एलन, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा इंपैक्ट है और न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे हैं लगातार, तो फिन एलन मेरे को लगता है फर्स्ट चॉइस होंगे। टिम साइफर्ट जो है वो मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीकन मूल के इंग्लिश प्लेयर है, लेकिन उनको इंग्लैंड भी उतने मौके नहीं दे रहा जितने उनको देने चाहिए, जो मुझे लग रहा है फिन एलन पे जाएंगे। लेकिन केकेआर की अगर बात करें, केकेआर की टीम स्ट्रांग नजर आ रही है मुझे बहुत, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इस टीम में इन्होंने जो मिनी ऑक्शन में जो इन्होंने 22 किए हैं, उससे ये पता पड़ता है कि शाहरुख खान की ये टीम जो है फिर से हीरो बनना चाहती है। बिल्कुल, ये जो चैंपियन नहीं बने, इनको चैंपियन बनने का शौक चढ़ चुका है जी, इनको चस्का लग चुका है, तो ये टीम चैंपियन बनना चाहती है और इन्होंने मिनी ऑक्शन में एम्बिशन दिखाया कि भाई हमें जीतना है। बिल्कुल, इन्होंने पाथिराना जैसा फास्ट बॉलर लिया, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में इनकी थोड़ी कमजोर लग रही थी बातचीत, पाथिराना को लिया, और पाथिराना के बैकअप में हम बात कर रहे थे यार आकाशदीप नहीं बिका, आकाशदीप नहीं बिका, आकाशदीप नहीं बिका, उन्होंने आकाशदीप को उठाया। बिल्कुल, आपने आकाश को भी टीम में नहीं रखा, आकाशदीप बाहर बैठा हुआ है बॉस, बिल्कुल, है ना। हर्षित राणा भी है, आकाशदीप भी है, आकाश भले ही टीम में नहीं है, उसमें हर्षित टीम में, लेकिन इनके पास बेंच में फास्ट बॉलर आकाशदीप जैसा वैभव अरोड़ा की जगह आकाशदीप खेल सकते हैं। एग्जैक्टली, तो मैं वही बोल रहा हूं, वैभव अरोड़ा, आकाशदीप स्लैश ऊपर से हर्षित राणा ऑलरेडी टीम में, जो कि इंटरनेशनल एक्सपोजर के बाद बहुत ही एक बेटर प्लेयर आपको आईपीएल में देखेंगे। हर्षित को खेलना बड़ा मुश्किल काम होगा, इंपॉसिबल निकल रहा है मुझे, इंपॉसिबल कई बार होगा इंपॉसिबल खेलना, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ा मुश्किल एंटिटी होने वाला है ये। बिल्कुल, हर्षित राणा बहुत स्ट्रांग एक प्लेयर आपको दिखेगा इस आईपीएल में, तो ये टीम स्ट्रांग है। स्पिनर्स के लिहाज से अगर आप देखें, वरुण चक्रवर्ती जैसा स्पिनर उनके पास है, लेकिन सुनील नारायण भी, और हाँ वरुण चक्रवर्ती तो इस समय मतलब सुनील नारायण वो स्पार्क नहीं रहा, खत्म हो गया थोड़ा सा, लेकिन वरुण चक्रवर्ती अकेला 4 ओवर में ना गेम बदल देता है वो बंदा। तो ओवरऑल इस टीम को देखें तो मुझे बहुत अच्छा बैलेंस दिख रहा है। बस ये है कि अंकुरिश रघुवंशी इनके जो कमजोर कड़ी लग रहे हैं, और मुझे इनके कप्तान अजिंक्य रहाणे, क्या वो फिर से कप्तानी उनके पास रहेगी, ये एक सवाल निशान है। और अच्छे प्लेयर है अजिंक्य रहाणे, किस तरीके से अजिंक्य रहाणे अपने परफॉर्मेंस को चैंपियन परफॉर्मेंस में तब्दील करते हैं, ये देखना चिराग बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अजिंक्य पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि अजिंक्य की जगह अगर आप देखो, आप रचिन रविंद्रन को ला सकते हो, अगर हालांकि फॉरेन वो है, लेकिन आपके पास एक फॉरेन अगर आप देखो इंपोर्ट, अगर आप देखें रचिन रविंद्रन जैसा सुपर टैलेंट भी आपके पास है। टीम ने अच्छा वो किया यहाँ पर, टीम जो है अच्छी इन्होंने पिक की है, लेकिन अजिंक्य रहाणे के जगह अगर आप देखो तो थोड़ा वहां पर, हाँ 2 प्लेयर हैं जिन पर मेरा डाउट था, एक अजिंक्य रहाणे और दूसरे राहुल त्रिपाठी, और जो बाहर भी बैठे हैं वो है मनीष पांडे। बिल्कुल, ये वीक लिंक है केकेआर का, क्योंकि आपको अगर कहीं रिप्लेसमेंट ढूंढनी भी अजिंक्य रहाणे की, अजिंक्य रहाणे नहीं चल रहे हैं, अगर भाई बूढ़ा तो हो ही गया अजिंक्य रहाणे, तो आप किसको लाओगे? मनीष पांडे को लाओगे। ऊपर से राहुल त्रिपाठी एक और वीक लिंक है आपकी टीम में। राहुल त्रिपाठी भी एक सीजन वंडर थे भाई, उसके बाद आप उनको लेके घूम रहे हो। राहुल त्रिपाठी 35-36 साल के हो रहे हैं, डोमेस्टिक में भी कोई कमाल नहीं किया। तो वीक लिंक इनका एक अजिंक्य रहाणे है और राहुल त्रिपाठी, 2 तो टीम में ही है। और बाहर जो बैट्समैन बैठा हुआ है अंकुरिश रघुवंशी, वो भी डोमेस्टिक टैलेंट, ऐसा टैलेंट नहीं है जिसने कुछ विस्फोटक काम किया हुआ है। बिल्कुल, तो यहां पर इनकी बैटिंग में मुझे थोड़ा सा ना डाउट है, कैमरून ग्रीन पर बहुत लोड होने वाला है, डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी कैमरन ग्रीन बहुत ज्यादा। और फिन एलन या टिम साइफर्ट जो भी खेले, मुझे लग रहा है फिन एलन ही खेलेंगे, लेकिन जो भी खेलते हैं फॉरेन इंपोर्ट्स पे आप बहुत डिपेंडेंट रहोगे, कि ये जो होता है ना मैच विनिंग एक्स फैक्टर वाली जो बात होती है, बिल्कुल, आप फॉरेन इंपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो। एग्जैक्टली। चलिए, कोलकाता नाइट राइडर्स टॉप 4 है, चैंपियन टीम नहीं लग रही मुझे, चैंपियन टीम नहीं लग रही। चलिए, कोलकाता की चैंपियन नहीं लग रही, बात हमने कर लिया और अब बात करते हैं यहाँ पर
लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ के नवाब क्या करने वाले हैं यहाँ पर, और इन्होंने भी कई सारे बाइज ऐसे हैं जो अच्छे इनको मिल गए हैं, और ये भी पाथिराना के बहुत देर तक पीछे भागते रहे थे कि पाथिराना मिल जाए, पाथिराना मिल जाए। पाथिराना तो नहीं मिले, लेकिन 2 करोड़ के बेस प्राइस में ऑनरिक नोकिया इन्हें मिल गए, जो कि अच्छी तेज गति से अब सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि मैंने अपनी प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी है ऑनरिक नोकिया को, क्योंकि वो फिर विदेशी प्लेयर और आपको थोड़ी सी लिमिट होती है, बैलेंस करना बड़ा मुश्किल काम है जी। और नोकिया इतना डिकोड कर नहीं पाया T20 को, और इंजरी प्रोन भी है। एग्जैक्टली और स्पिन डिपार्टमेंट में क्योंकि एलएसजी ने रवि बिश्नोई को छोड़ दिया था, तो स्पिनर इनको चाहिए था। इन्होंने वनिंदु हसरंगा पर इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट क्या किया, बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए में हसरंगा इन्हें मिल गए हैं। तो एक ही चेंज मुझे लग रहा है पिछले सीजन और इस सीजन में नजर आएगा, वो हसरंगा ही होंगे। अगर प्लेइंग 11 देखें तो मिचेल मार्श, एडन मार्करम और निकोलस पूरन, ये तिकड़ी ने धमाल मचाया था पिछले सीजन, और इसको बदलने की जरूरत है नहीं। 4 पर ऋषभ पंत आते हैं, इनकी टीम के कप्तान और विकेटकीपर। उसके अलावा आयुष बदोनी, अब्दुल समद, वनिंदु हसरंगा, शाहबाज अहमद, आवेश खान, मोहम्मद शमी को इन्होंने ट्रेड कर लिया था एसआरएच से, और इसके अलावा मयंक यादव अगर फिट रहते हैं तो, और दिग्वेश राठी स्पिनर इंपैक्ट प्लेयर यहां पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। पहली थॉट क्या आती है लखनऊ को देखकर? पहली थॉट लखनऊ को देखकर एक ही आती है कि निकोलस पूरन चलेगा तो सपना पूरा होगा। पिछले सीजन भी यही था, हर सीजन निकोलस पूरन के भरोसे टीम चलती है। और फिर निकोलस पूरन क्या करता है 200, 250, 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाता है, और छोटे रन नहीं बनाता, जब बनाता है बहुत बड़े बड़े रन बनाता है। बिल्कुल। आप जब पहले बैटिंग कर रहे होते हो तो टारगेट सेट करने में भी निकोलस पूरन स्टार्टिंग में 6-7 मैचेस एक बंदा खेल सकता है, 14 मैचेस लगातार नहीं खेल सकता है। बिल्कुल। जब निकोलस पूरन का डिप आता है ना चिराग, आई होप कि निकोलस पूरन का डिप जो है इस बार शुरुआत में हो, और बिजनेस एंड की तरफ जो है निकोलस पूरन का जो ग्राफ है ऊपर जाए। क्योंकि निकोलस पूरन के नीचे जाते ही क्या होता है, टीम इतनी डिपेंडेंट हो जाती है कि ये तो भाई इतना मारता है कि बाकी बंदे ना कंप्लेसेंट हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये टीम निकोलस पूरन के अराउंड इस बार भी घूमेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि क्विंटन डिकॉक एक ऐसा प्लेयर था जो अकेले दम पे टीम को लेके जाने की मादा रखता था, वो आपने छोड़ दिया है। इस बार भी निकोलस पूरन भरोसे हो। आयुष बदोनी चैंपियन मटीरियल नहीं है, अब्दुल समद चैंपियन मटीरियल नहीं है ना। आप अगर इनकी बैटिंग देखोगे, एडन मार्करम वो वाला स्ट्राइक रेट, इसका 200 वाला स्ट्राइक रेट नहीं है। तो ओवरऑल एक बार फिर मुझे जो दिख रहा है, मिच मार्श भरोसे टीम है, निकोलस पूरन। और आप बॉलिंग की तरफ भी जाएंगे तो बूढ़े मोहम्मद शमी पता नहीं कहां तक, आवेश खान आई डोंट थिंक, आवेश खान देखो आप 1 महीना 36 में आज की तारीख में काउंट ही नहीं है, आवेश खान कहां गायब हो चुके हैं। तो ओवरऑल मयंक यादव इंजरी प्रोन आपने टीम में जरूर रखा है, लेकिन 2 साल से क्रिकेट खेल ही नहीं रही है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि टीम टॉप 4 लॉटरी होगी इनके लिए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, ऑक्शन से पहले ही ट्रेड किया था, अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस से बुला लिया था। हाँ। ये क्या सोच थी, मतलब खिलाना तो मुंबई ने भी नहीं था, शायद ये भी नहीं खिलाएंगे, तो बेंच क्यों बदलवाई उनकी, ये मेरी समझ से परे है। क्यों क्यों किया ये? गोयंका साहब से पूछा जाए ये सवाल तो बेटर है, क्योंकि ये सवाल का जवाब नहीं है। ये सवाल ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि थोड़ी डांट पड़ेगी तो शायद थोड़ा सा इंप्रूव करे? मुझे लग रहा है ये रिस्पेक्ट टू सचिन तेंदुलकर। ओके, चलिए लखनऊ की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली कैपिटल्स किस तरीके की दिख रही है? इन्होंने भी बहुत अच्छे बाइस किए हैं, और बेन डकेट को इन्होंने बेस प्राइस में खरीद लिया, बहुत अच्छा ऑप्शन था। नीतीश राणा को इन्होंने ट्रेड कर लिया था, वो भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन था। डेविड मिलर भी इनको बेस प्राइस में मिल गए, वो भी एक बहुत अच्छा बाय आप यहां पर कह सकते हैं। और आकिब नबी, जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है, जम्मू कश्मीर का ये तेज गेंदबाज ऑलराउंडर, बतौर ऑलराउंडर खेलते हैं, और इनको भी हासिल करने में दिल्ली कैपिटल्स की टीम कामयाब रही थी। तो ओपनिंग में जो समस्या थी वो यहां पर थोड़ी सी सॉर्ट होती हुई नजर आ रही है। केएल राहुल ओपन कर सकते हैं इस सीजन, ऐसी इनसाइड सोर्सेस से खबर आ रही है कि वो कर लेंगे इस बार ओपन। बेन डकेट उनके साथ होंगे, नीतीश राणा नंबर 3 पर, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, अक्षर पटेल इस टीम के कप्तान है, उसके बाद डेविड मिलर, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम ने पिछला सीजन बहुत अच्छा गया था उनका, इसके अलावा आकिब नबी आए हैं, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क और टी नटराजन बतौर इंपैक्ट प्लेयर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इस तरीके की दिख रही है स्टार्टिंग प्लेइंग 11 दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स, बेन डकेट है ना, वो टीम को ना उनके जो बकेट लिस्ट में था वो डकेट था कि ये ओपनर चाहिए, तो उन्होंने डकेट ले लिया जी। है ना। तो एक तो विश उनकी पूरी हो गई जो बकेट लिस्ट में थी। तो अगर ओवरऑल उनकी बैटिंग देखोगे ना, तो ट्रिस्टन स्टब्स बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन ओवरऑल बैटिंग डेविड मिलर भी अपना स्टिंग लूज कर चुके हैं। तो मुझे तो साउथ अफ्रीका ने ड्रॉप कर दिया लास्ट T20। एग्जैक्टली। तो मुझे ये टीम ओवरऑल अगर आप देखोगे बहुत ही एवरेज टीम नजर आ रही है। केएल राहुल नॉट अ चैंपियन मटेरियल, ठीक है, खेल जाए।
बेन डकेट इंग्लिश प्लेयरों ने कुछ खास कमाल किया नहीं है यहाँ पर आज तक, और बेन डकेट से मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बैटिंग देखो आप, नीतीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, डेविड मिलर, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, है ना, आकिब नबी इनके नए, वो कुलदीप शर्मा, मिचेल स्टार्क। तो ओवरऑल टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अगर इस टीम को देखोगे, अगर ये टीम फाइनल पहुंच जाती है या टॉप 4 में पहुंच जाती है तो इट विल बी ए प्लेजेंट सरप्राइज दिल्ली के फैंस के लिए। तो ओवरऑल टीम तो मुझे दम दिख नहीं रहा है इनकी टीम में, मुझे कोई खास लग भी नहीं रहा। पृथ्वी शॉ जो है ना, मुझे लग रहा है कि ये ओपनिंग में आएगा। इस बंदे ने सब कुछ खो दिया इनडिसिप्लिन की वजह से। बिल्कुल, इसको दूसरा विनोद कामली बोलते हैं जी। टैलेंट से भरा हुआ लेकिन डिसिप्लिन से बिल्कुल खोखला। बिल्कुल। तो लेकिन अब पृथ्वी शॉ जो है वो डिसिप्लिन हुआ है, बहुत बातें सुन रहा है, अपने एथिक्स को, वर्क एथिक्स को सुधारा है और मेहनत कर रहा है, कमिटमेंट उसकी दिख रही है। तो मुझे लग रहा है अगर पृथ्वी शॉ जो है ना आएगा ना, जब आप देखोगे, मुझे लग रहा है पृथ्वी शॉ को, जैसे नीतीश राणा जैसे जो प्लेयर हैं, ये चैंपियन मटेरियल नहीं है यार पृथ्वी शॉ, लेकिन आज भी आप डोमेस्टिक में देख लो क्या रन बना रहा है वो। मुझे लग रहा है कि अच्छा बाई किया फाइनली, थर्ड टाइम, तीसरे राउंड में खरीदा, पहले 2 बार अनसोल्ड चले गए थे। मुझे बड़ा बुरा फील हो रहा था कि पृथ्वी शॉ, अब इस यंगस्टर की जो है ना नींद खुली है कि मुझसे गलतियां हुई है, लेकिन अब क्या होता है कई बार गलतियों से निकलने का आपको मौका नहीं मिलता है, लेकिन मौका मिला है पृथ्वी शॉ। आई होप, क्योंकि मैं एक बात बताऊं कि मेरी, जब भी पृथ्वी शॉ दिल्ली कैपिटल से खेल रहे थे तो उनके कप्तान से मुलाकात हुई थी और कप्तान तक ने उनसे हाथ जोड़ लिया था, बोला भैया माफ कर दो, पृथ्वी शॉ को हम नहीं संभाल सकते, ये नहीं चाहिए हमको। तो पृथ्वी शॉ की ऐसी रेपुटेशन हो चुकी थी। सौरव गांगुली ने भी बहुत कोशिश की, वो भी हार मान गए थे। तो पृथ्वी शॉ अब सुधरा है, अब पटरी पे लौटा है शायद, जिस तरीके से वो डोमेस्टिक में खेल रहा है, जिस तरीके से काम कर रहा है। तो पृथ्वी शॉ अगर इस बैटिंग लाइनअप में ऐड होता है पुराना वाले रूप में, है ना, पुराना वाला अवतार अगर पृथ्वी शॉ का दिखता है तो इनकी बैटिंग में स्ट्रेंथ आएगी। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। पृथ्वी शॉ ऐसा बैट्समैन है, मैवरिक टाइप है ये बंदा, इसके सामने कोई भी बॉलर ना मतलब पिट सकता है। तो ये पृथ्वी शॉ अगर ये ट्राई करेंगे, मुझे लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड, है ना, ये नीतीश राणा की जगह या डेविड मिलर की जगह पृथ्वी शॉ टीम में आएगा, देखना। तो इस टीम में स्ट्रेंथ आएगी। ये एक ऐसा प्लेयर है। ऊपर वाला आप देखो, करुण नायर बाहर बैठे हैं, तो ये सब, इनसे दम नहीं है। समीर रिजवी, साहिल पारेख, तो ये बैटर्स में दम ही नहीं है। तो ओवरऑल टीम में ना बेंच में स्ट्रेंथ दिख रही है, ना मुझे 11 में स्ट्रेंथ दिख रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पृथ्वी शॉ भी एक गैम्बल है, मतलब मेरे हिसाब से एक अच्छा गैम्बल है, शुरुआती जो जीतने का थोड़ी सी गारंटी देता है। बिल्कुल, शुरुआती प्लेइंग 11 में इसीलिए नहीं रखा है पृथ्वी को क्योंकि वो तीसरी बार में उनको नहीं, आप बिल्कुल सही हो, मैं वही कह रहा हूं, आगे चल के और नीतीश राणा को क्योंकि ट्रेड करके स्पेशली उन्होंने बुलवाया। गोइंग फॉरवर्ड मौका मिलेगा इसे। बिल्कुल, गोइंग फॉरवर्ड मौका मिल सकता है। 14 मैचेस है, बहुत होते हैं। हाँ। बिल्कुल, चलिए दिल्ली की बात कर लिया। दिल्ली टॉप 4 की टीम नहीं है, दिल्ली टॉप 4 की टीम नहीं है, बिल्कुल। दिल्ली से निकलकर चलते हैं थोड़ा सा पंजाब की तरफ, और पंजाबी जो है वो भी आराम से चिल मोड में बैठे हुए थे। ऑक्शन में ज्यादा कुछ करने की इनको जरूरत नहीं थी और ज्यादा कुछ किया भी नहीं, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी मिनी ऑक्शन में मौजूद थे, उनसे सलाह मशवरा किया जा रहा था। और पिछली बार के रनर अप्स जो हैं उनको क्या ज्यादा बदलाव की जरूरत थी या नहीं थी, वो भी एक फैक्टर नजर आ जाता है। तो यहां पर आपको प्रियांश आर्या ओपन करते हुए नजर आते हैं प्रभ सिमरन सिंह के साथ। नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर खेलते हैं, इसके अलावा निहाल वडेरा खेलते हैं। अब क्योंकि इन्होंने यहां पर छोड़ दिया था जॉश इंग्लिश को, तो उनकी जगह कूपर कॉनली, जिनको इन्होंने ऑक्शन में खरीदा है, वो एकमात्र बदलाव नजर आ रहा है इनकी प्लेइंग 11 में। इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस थे, शशांक सिंह बतौर फिनिशर, मार्को एंसन जैसा एक तगड़ा ऑलराउंडर मिल जाता है। उसके अलावा हरप्रीत बराड़, अर्शदीप सिंह, लॉकी फर्ग्यूसन और युजवेंद्र चहल बतौर इंपैक्ट प्लेयर आपको यहां पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो जॉश इंग्लिश की जगह कूपर कॉनली आए हैं, एकमात्र बदलाव यही थोड़ा सा नजर आ रहा है। इसके अलावा ज्यादा खरीदारी भी नहीं की पंजाब किंग्स ने, तो चेंजेस ज्यादा नहीं है। नहीं, ठीक है, कूपर कॉनली अच्छा बाय है। ये भी कूपर कॉनली को मैं सोच रहा था, कूपर कॉनली काफी देर लगी थी पेडल उठने में, तो कूपर कॉनली में कोई ले नहीं रहा। उसके बाद सडनली श्रेयस अय्यर के जो वो था स्टेशन था, वहां से कूपर कॉनली पे बोली लगी और कूपर कॉनली एक अच्छा बाय है, स्ट्रेंथ लेके आएगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें पीवीकेएस की टीम बहुत सॉलिड टीम है यार, बहुत। मार्को यानसन जैसा इनके पास एक वो है, ऑलराउंडर है, अर्शदीप जैसा एक फास्ट बॉलर है, लॉकी फर्ग्यूसन है, चहल जैसा स्पिनर है। ऊपर से अगर बात करो ओपनिंग जो है ना इनकी डोमेस्टिक पेयर है, इन दोनों ने कमाल बहुत किया था। लेकिन क्या होता है कि जब बड़ा मैच आता है ना, तब सांसें फूल जाती हैं यंगस्टर्स की, क्योंकि उनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं होता है। प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन सिंह अगर कंसिस्टेंट रहे, अच्छे स्टार्ट्स दिला देते हैं, तो पंजाब जो एक कदम लेने से रह गया था, चूक गया था ना, वो कदम हो सकता है इस बार ले ले। टॉप 4 की तो डेफिनेटली टीम है ये, और क्योंकि ये वही टीम, कोर टीम यहां पर बनी हुई है। मैंने कहा ना, मिनी ऑक्शन के बाद एक चेंज करता है या कोई 2 चेंज करता है। आपने जॉस इंग्लिश की जगह कॉपर कॉनले को लिया है। कूपर कॉनले जो है
आपकी टीम को वो स्ट्रेंथ देंगे जो जॉस इंग्लिश नहीं दे पाए। तो मुझे लगता है कि ये टीम जो एक कदम दूर रह गई थी ना, ये चैंपियन बनने के ख्वाब देख रही है। किसी को भेजा नहीं, कुछ नहीं किया, एक प्लेयर ले लिया, स्ट्रांग टीम नजर आ रही है। एग्जैक्टली और श्रेयस अय्यर जिस तरीके के कप्तान है, उन पर फिर से डिपेंडेंसी आ जाती है और एक बार फिर से वो दमखम यहाँ पर दिखा ताकत है, सकते हैं। श्रेयस ताकत है, एग्जैक्टली। तो पीबीकेएस की बात हमने यहाँ पर कर ली है, अब चलते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ। और रजवाड़े यहाँ पर क्या कह रहे हैं उनकी तरफ भी नजर डाल लेते हैं। इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं वो ऑक्शन से पहले ही कर ली थी। ट्रेड किया था चेन्नई सुपर किंग्स से, संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स को दे दिया था, बदले में रविंद्र जडेजा और सैम करन, ये दो खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स ने लिए थे चेन्नई सुपर किंग्स से। ये दोनों बदलाव तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा ऑक्शन में रवि बिश्नोई को खरीदा है राजस्थान रॉयल्स की टीम ने, और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बाय था यहां पर, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को साथ चाहिए था रविंद्र जडेजा का। उन्होंने रवि बिश्नोई को लिया क्योंकि हसरंगा और तीक्ष्णा दोनों को इन्होंने रिलीज कर दिया था। अगर आप नजर डालें प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर, तो यशस्वी जायसवाल के साथ वैभव सूर्यवंशी ओपन करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा योहान डी प्रिटोरियस होंगे। इसके अलावा रियान पराग यहां पर कप्तान हो सकते हैं राजस्थान रॉयल्स के, और ध्रुव जुरेल बतौर विकेटकीपर। इसके अलावा शेमरॉन हेटमायर, रविंद्र जडेजा एक एडिशन है, सैम करन एक एडिशन है, जोफ्रा आर्चर खेलते हुए नजर आएंगे, रवि बिश्नोई एक और एडिशन है यहां पर, और तुषार देशपांडे आपको नजर आएंगे, और संदीप शर्मा बतौर इंपैक्ट प्लेयर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इस तरीके की है राजस्थान रॉयल्स की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11। भाई टीम तो बहुत सॉलिड लग रही है देखने में, मतलब ये टीम टॉप 4 तो ऐसा लग रहा है देख के कि 100% पहुंचेगी। आप ओपनिंग पेयर देख लो, इस समय इसने आग लगा रखी है वैभव सूर्यवंशी ने, उसके साथ कौन, यशस्वी जायसवाल, उन्होंने भी आग लगा रखी है। उसके बाद आते हैं प्रिटोरियस, वो भी बड़े तगड़े बैट्समैन है। उसके बाद अगर आप देखो रियान पराग जबरदस्त इंप्रूव किया उन्होंने पिछले 2 साल में, और बाकी टीम देख लो, शेमरॉन हेटमायर, रविंद्र जडेजा, सैम करन, सॉलिड ऑलराउंडर, एक्सपीरियंस है। ऐसा है कि मतलब सैम करन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हालांकि पिटे बहुत हैं वो ऑफ लेट, वो 2-3 सीजन उनके अच्छे नहीं गए, लेकिन वो कुछ भी कमाल कर सकते हैं। जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, तो ओवरऑल बड़ी अच्छी टीम लग रही है यार देखने में। मतलब मुझे लग रहा है कि ये प्लेइंग 11 अगर 14 मैचेस तक बरकरार रही तो ये प्लेइंग 11 कुछ भी कर सकती है। ये ठीक है, इनके पास जॉस बटलर पिछले सीजन से नहीं है, लेकिन एक ऐसी टीम है जो टॉप 4 100% लग रही है। एग्जैक्टली और इन्होंने ऑक्शन में विघ्नेश पुथुर को भी खरीदा था, और वो एक बहुत अच्छे मुंबई इंडियंस के लिए कमाल का प्रदर्शन किया था विघ्नेश ने, तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहां पर इनके पास अवेलेबल रहने वाला है। बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छी है, क्योंकि नांद्रे बर्गर जैसा गेंदबाज बेंच पे अगर बैठा रहेगा तो वो भी एक बहुत अच्छा चीज रहती है। कुलदीप सेन जैसे गेंदबाज, डोनोवन फरेरा जैसे एक तगड़े ऑलराउंडर बेंच पे अगर बैठे रहेंगे तो यहां पर बहुत फायदा मिल सकता है राजस्थान रॉयल्स की टीम को। चलिए फिलहाल अगली टीम पर चलते हैं और बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। गुजरात टाइटंस भी यहां पर ज्यादा बदलाव से नहीं गुजरने वाली है। जेसन होल्डर यहां पर उन्होंने खरीदे हैं ऑक्शन में। ग्लेन फिलिप्स उनके पास पहले से ही मौजूद थे, अब ग्लेन फिलिप्स को खिला लीजिए या जेसन होल्डर को खिला लीजिए, एकमात्र ये बदलाव कर सकती है गुजरात टाइटंस की टीम, लेकिन सेटल्ड नजर आ रही थी पहले से और टॉप 4 में गई भी थी पिछले सीजन। तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग सॉर्टेड है, जॉस बटलर नंबर 3 पर सॉर्टेड है, वॉशिंगटन सुंदर को 4 पर मौका दिया था क्योंकि अब रदरफोर्ड नहीं है, तो यहां पर 4 वॉशिंगटन सुंदर का पक्का नजर आ रहा है। शाहरुख खान है, इसके अलावा जेसन होल्डर मुझे लग रहा है खेलेंगे ग्लेन फिलिप्स से आगे, राहुल तेवतिया होंगे, राशिद खान, आर साई किशोर, कगिसो रबाड़ा, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज इंपैक्ट प्लेयर यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा बदलाव यहां पर भी नजर नहीं आएगा। ज्यादा बदलाव नहीं है। टॉप 4 से मुझे लगता है ये टीम चैंपियन बनने लायक टीम है। ऐसी टीम है, इनकी अगर कमजोर कड़ी अगर बात करोगे ना तो सिर्फ शाहरुख खान है इनकी कमजोर कड़ी, बिल्कुल, जो कुछ करता नहीं है, पता नहीं क्यों खिलाते हैं। 6 फुट 2 इंच का लगता तो ऐसा है कि बॉल तोड़ देगा, है ना, गेंद मारेगा तो 2 हिस्से में बांट देगा बॉल को, लेकिन कुछ किया नहीं है। लेकिन ओवरऑल टीम देखो आप, क्या टीम है यार। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, हाई स्कोरर शुभमन गिल, मतलब वो साई सुदर्शन और जॉस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, हाईएस्ट विकेट टेकर प्रसिद्ध कृष्णा। हालांकि अब वैसा ग्लेन फिलिप्स, आप जेसन होल्डर के बीच आपका टॉसअप है, ग्लेन फिलिप्स या जेसन होल्डर, राहुल तिवातिया, किसी भी मैच को किसी भी कोई स्ट्राइक रेट उसके लिए जो है इम्पॉसिबल नहीं है। राशिद खान, साई किशोर, क्या बॉलिंग की थी, कागिसो रबाड़ा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज। अमेजिंग टीम यार, गजब टीम है जीटी की। अब बस यही कि इस गजब टीम का गजब परफॉर्मेंस, गजब अचीवमेंट होता है या नहीं होता है, वो वाली बात है। टॉप 4 एक बार फिर 100% है, बैक टू बैक। बिल्कुल। चलिए अगली टीम की तरफ चलते हैं और अब बात करते हैं यहां पर आखिरी टीम जो है 10 टीम्स में से, वो है सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद अच्छा परफॉर्म करती है, एक सीजन लगता है कि 300 पार कर देगी, अगले सीजन लगता है कि 200 बनाने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, हाथ पैर मारने पड़ेंगे। लेकिन अगर किसी टीम का ओपनिंग पेयर और पूरा बैटिंग लाइनअप सबसे तगड़ा है
तो वो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ही है। लियाम लिविंगस्टन को इन्होंने 13 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये थोड़ा सा शॉकिंग मेरे लिए जरूर था, ओवर प्राइस्ड मुझे यहां पर लिविंगस्टन जरूर नजर आए हैं। इसके अलावा शिवम मावी को भी इन्होंने खरीदा है और ज्यादा खरीदारी यहां पर नहीं की है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने भी। तो नजर डालते हैं बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, कोई ताकत छेड़ नहीं सकती है ओपनिंग स्लॉट इनका। ईशान किशन नंबर 3 पर। पिछला सीजन में शुरुआत अच्छी हुई थी, टेक ऑफ अच्छा था, लेकिन बीच में टर्बुलेंस आ गया था और लास्ट तक वो टर्बुलेंस चलता रहा। नीतीश कुमार रेड्डी नंबर 4 या हेनरिक क्लासन को आप नंबर 4 पर खिला सकते हैं और हेनरिक क्लासन उसके बाद अनिकेत वर्मा है। लियाम लिविंगस्टन अब इतना महंगा खरीदा है तो मुझे लगता है खिलाएंगे। पैट कमिंस इस टीम के कप्तान, और वो कप्तान जो कि इतना तगड़ा माइंडसेट लेकर आता है टीम में। इसके अलावा हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, शिवम मावी और जयदेव उनादकट। अब गेंदबाजी इस टीम की हमेशा से समस्या रही है। मोहम्मद शमी इनके पास थे, उनको भी छोड़ दिया और ऐसा कुछ मतलब तीर नहीं मारा ऑक्शन में कि हम ऐसा कुछ तगड़ा गेंदबाज ले आए। अब भरोसा किस पे करना पड़ेगा आपको, जयदेव उनादकट पे या शिवम मावी पे या हर्षल पटेल पे या हर्ष दुबे पे या पैट कमिंस पे या नीतीश कुमार रेड्डी पे। पेसर्स इन पे हैं, लेकिन वैसा पेसर कोई नहीं जिसे आप आउट एंड आउट कह सके कि ये विकेट टेकर है। क्या कहेंगे इनकी प्लेइंग 11 के बारे में? इनकी प्लेइंग 11 की अगर बात करोगे, कोई बच्चा भी देखेगा ना तो ये कहेगा कि ये टीम में बैलेंस बुरी तरीके से आउट है। आप अगर इस टीम को देखोगे, बॉलर्स है ही नहीं, जो आपने ऑलरेडी बात छेड़ दी है। आप पूरी की पूरी बैटिंग ड्रिवन टीम बनाई हुई है। मुझे लग रहा है कि कौन सी थिंक टैंक क्या थिंक कर रही है मुझे समझ में नहीं आया। तो मुझे लग रहा है थिंक टैंक के अंदर थिंक खाली हो चुका है, क्योंकि बॉलिंग हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, मतलब फुका हुआ कारतूस हर्षल पटेल है। शिवम मावी फुका हुआ कारतूस, जयदेव उनादकट फुका हुआ कारतूस। सॉरी टू से, मतलब स्पोर्ट्स में ऐसी लैंग्वेज यूज होती है भाई, जब आप खत्म हो जाते हो ना स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स बड़ा हार्श है, क्योंकि ग्राउंड में आपको मतलब कोई छोड़ता नहीं है, बख्शता नहीं है, कोच भी छोड़ता नहीं है। आपने देखा रोहित शर्मा कैसी गालियां देते हैं, और कौन सी वाली देते हैं मैं यहां दे ही नहीं सकता वो गालियां। तो स्पोर्ट्स में ना सच का सच और झूठ का झूठ एक तरफ रह जाता है, दूध का दूध पानी का पानी। तो ये टीम बिल्कुल, जिसने भी इस टीम को सोच के बनाया है उसको सैक कर देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी कौन सी टीम बना दी आपने, समझ में नहीं आया मुझे। तो मैं एसआरएच को मैं देख रहा हूं कि जब तक बैटिंग चलेगी तब तक आप स्ट्रगल वगल करके जीतोगे, क्योंकि ये बॉलर्स मैच जिताने वाले बॉलर्स ही नहीं है, और बॉलर्स ही मैच जिताते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एसआरएच बहुत ही वीक टीम है। ओवरऑल बैलेंस इज टोटली आउट। तो ये मुझे लग रहा है एसआरएच का मैं कोई इस बार भी कोई मुझे उम्मीद नहीं दिख रही है टीम आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, और बेंच पे भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं नहीं। अगर आप तेज गेंदबाजों की बात करोगे देख लिया पूरा, तो ईशान मलिंगा, जयदेव उनादकट, शिवम मावी, ओंकार तरमले, साकिब हुसैन और बेंच पे चले जाता मैं। अगर बेंच में चेक, आप जब बोल रहे थे मैं बेंच ही देख रहा था, ये टीम देख के तो मैं समझ गया, मैं बेंच पे ही नजरें मार रहा था। मतलब बेंच में भी कोई नहीं है और टीम में भी कोई नहीं है। बॉलिंग टोटली बैलेंस इसका आउट। एग्जैक्टली, और जब भी 250 भी अगर ये टीम बना लेगी तो सेफ महसूस नहीं करेगी। कोई भी इनके लिए सेफ स्कोर जो है वो नहीं रहने वाला है। तो 10 की 10 टीमों की हमने यहां पर बात कर ली है। अब फाइनल, वो कहते हैं ना कि आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं। आखिरी पड़ाव, टॉप 4 की टीम्स आपको कौन सी नजर आ रही है? टॉप 4 की टीम्स की बात अगर हम करें तो मुझे लग रहा है कि टॉप 2 तो मुझे लग रहा है मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस। हाँ, टॉप 4 की एकदम 100%। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो टॉप 4 में केकेआर कैन बी ए सरप्राइज, और एलएसजी मुझे लग रहा है कि टॉप 4 में आ सकती है। और इसके अलावा पंजाब किंग्स मुझे लग रहा है, सॉरी पंजाब किंग्स, एलएसजी की नहीं, एलएसजी की जगह पंजाब किंग्स। और सडनली आपने पूछ लिया तो एकदम से वो नहीं हुआ। टॉप 4 में मुझे लग रहा है पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के बीच में एक, ठीक है, मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस। और चैंपियन के जो सबसे बड़े दावेदार मुझे इस बार लग रहे हैं चैंपियनशिप के, मुझे मुंबई इंडियंस लग रहे हैं इस बार। एग्जैक्टली, क्योंकि स्टार्स भी हैं और एक्सपीरियंस स्टार्स हैं, फॉर्म में भी है। एग्जैक्टली, तो सारी चीजें यहाँ पर हमने आपको बता दी हैं। ऑक्शन से रिलेटेड, ऑक्शन की पूरी एबीसीडी या पूरी कहानी हमने आपको बताई है। बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 सारी टीमों की हमने यहाँ पर आपको बताई है। आपके क्या रिएक्शंस हैं, आप अपने रिएक्शंस भी हमें यहाँ पर बता सकते हैं। आपके हिसाब से टॉप 4 टीम्स कौन सी रहने वाली हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा। और क्रिक वीटो आपको वीटो ऐप पर देखने को मिलता है, तो इसे डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से या फिर गूगल प्ले स्टोर से, बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं और क्रिक वीटो भी मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे एंटरटेनमेंट की यहां पर वीडियोस और पॉडकास्ट आपको देखने को मिलते ही रहेंगे, तो आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए वीटो ऐप। अगले एपिसोड में आप सभी से मुलाकात करेंगे, समीप राजगुरु हमारे साथ मौजूद रहेंगे वहां पर भी, और इनके एक्सपर्ट आप लोग भी मौजूद रहेंगे तो मजा आएगा। और साथ में चिराग है तो बस फिर तो जिन भी है, यानी कि क्रिकेट है ना। चिराग को हम ऐसे ऐसे कर देते हैं और क्रिकेट निकल आता है बाहर। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिए। वॉच फ्री ओनली ऑन वीटो।